हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक पिक्चर कल प्रणीत फ्रैंकलिन द्वारा जो कि LC तेजस मार्क 1 प्रोटोटाइप KH 2018 की थी, शेयर करी गई। इस पिक्चर में क्लियरली देखा जा सकता है कि जो आउटर मोस्ट पाइलॉन है उसमें ड्यूल रैक पाइलॉन लगाकर 2 एसरैम मिसाइल्स लगाई गई हैं। वहीं पर राइट साइड के आउटर मोस्ट पाइलॉन में आपको इजरायली ELL 8222 SB जैमर दिख जाएगा, जिसको स्कॉर्पियस भी कहा जाता है। ये सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर IAI एल्टा द्वारा डेवलप किया गया है, सेम कंपनी जो कि इस एयरक्राफ्ट के रडार को भी बनाती है, जो कि ELM 2052 है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो एक पाइलॉन में 2 एसरैम इसलिए कैरी करी जा रही हैं क्योंकि दूसरा पाइलॉन आपका ऑक्यूपाइड रहेगा सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर के यूज़ होने की वजह से। फिर जो मिडबोर्ड पाइलॉन है उसमें आप 2 अस्त्र मार्क 1 या फिर मार्क 2 कैरी करेंगे। फिर इनर मोस्ट पाइलॉन में आपके 2 ड्रॉप टैंक्स कैरी होंगे। ये तेजस मार्क 1 की स्टैंडर्ड एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो ये ड्यूल रैक पाइलॉन को लगाकर 2 एसरैम मिसाइल लगाने का पेन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन में जो सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर है ये एज अ स्टैंडर्ड हम इस्तेमाल करेंगे। अब इनका यूसेज क्या है ये समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, ये AESA जैमर्स हैं। तो अगर सामने वाला एनिमी AESA रडार को इस्तेमाल कर रहा है तो उसको भी जैम करने की कैपेबिलिटी तेजस मार्क 1 के पास है, भले ही वो फ्रीक्वेंसी हॉपिंग करके टारगेट को ट्रैक करने की कोशिश करें। आपका जैमर भी सिमिलर कैपेबिलिटी के साथ आता है, इसलिए उसके अगेंस्ट में ये इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पर आइडिया सिंपल है कि अगर एनिमी आपकी तरफ एक लॉन्ग रेंज PVR मिसाइल फायर करता है तो अगर आप उसके बाद जैमिंग सॉल्यूशन को अप्लाई करते हैं जब वो एयरक्राफ्ट मिड कोर्स अपडेट प्रोवाइड करा रहा हो तो मिसाइल उस केस में वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि एयरक्राफ्ट का जो ट्रैक है वो बीच में ही जैमर की वजह से लूज हो जाएगा। तो भले ही आपके पास लॉन्गर रेंज की मिसाइल हो, लेकिन अगर आपका रडार एयरक्राफ्ट को ट्रैक नहीं कर पा रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। और तेजस के साथ आपको ये कैपेबिलिटी मिलेगी कि आप एनिमी के रडार को और उसकी ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को अफेक्ट कर पाएंगे, और इसलिए ये एज अ स्टैंडर्ड डिमांड किया जा रहा है। रफाल में ये कैपेबिलिटी इनबिल्ट है, इसलिए PL-15 के मल्टीपल राउंड्स पाकिस्तान के वेस्ट हुए थे। बाकी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपको यहाँ पर बता दें कि पाकिस्तान का जो सबसे कैपेबल एयरक्राफ्ट है जो कि J-10CE है, उसमें भी सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर AESA नहीं है। बाकी इनबिल्ट जैमर तो उसमें भी नहीं है। तो एज अ स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट सारे एयरक्राफ्ट 2 ही शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल कैरी करते हैं, क्योंकि डॉग फाइट्स की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो पहले से ज़्यादा कम हो चुकी हैं। तो BVR मिसाइल यहाँ पर खाली 2 ही कैरी करी जा रही हैं, जो कि अस्त्र मार्क 1 है। ऑनेस्ट ओपिनियन, आजकल की मॉडर्न कॉम्बैट में ये नंबर इनसे बेटर एक्सपेक्ट किए जाते हैं। 2 BVR मिसाइल भी सफिशिएंट हैं, लेकिन एटलीस्ट 4 एक्सपेक्ट करी जाती हैं। JF-17 ब्लॉक 3 में भी इस चीज़ को सुधारने के लिए ड्यूल रैक पाइलॉन का इस्तेमाल होता है, जिसमें 2 PL-15 वो एयरक्राफ्ट कैरी करने में सक्षम है। तो टोटल 4 BVR मिसाइल वो एयरक्राफ्ट भी कैरी कर पाता है। बाकी एक आर्ग्यूमेंट ये भी आएगा कि इनर मोस्ट पाइलॉन में जहाँ पर ड्रॉप टैंक लगाए जा रहे हैं वहाँ अस्त्र मिसाइल कैरी कर ली जाए, तो ये पॉसिबल तो है, लेकिन आप ड्रॉप टैंक को यूज़ करना चाहेंगे क्योंकि तेजस का साइज़ वैसे ही छोटा है, इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी लिमिटेड है, तो एडिशनल फ्यूल की आपकी रिक्वायरमेंट होगी कम से कम तब तक जब तक आप कॉम्बैट में जा रहे हैं। कॉम्बैट में आने के बाद वैसे भी ड्रॉप टैंक गिरा दी जाते हैं लोड को कम करने के लिए और मनोवरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो ड्रॉप टैंक आप नहीं हटा सकते। जो सॉल्यूशन है वो ये है कि अस्त्र के लिए भी ड्यूल रैक पाइलॉन का इस्तेमाल हो। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि तेजस मार्क 2 के लिए ये डेवलप हो रहा है। इवन जो HLFT 42 का वीडियो हमने बनाया था उसमें भी हमने ये चीज़ दिखाई थी कि वहाँ भी सिमुलेशन में अस्त्र को ड्यूल रैक पाइलॉन में लगाया गया था। बाकी जिस तरीके की कन्फिगरेशन अस्त्र मार्क 1 के साथ ड्यूल रैक पाइलॉन में एसरैम की है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल है। एनफ गैप यहाँ पर नज़र आ रहा है, पर खाली स्पेस ही एक फैक्टर नहीं है और कई एरोडायनामिक फैक्टर होते हैं। प्रॉपर टेस्टिंग यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है, तो समय यहाँ पर लगेगा, बट पॉसिबल है। तो तेजस मार्क 1 के एवियोनिक्स इंटीग्रेशन में, वेपन इंटीग्रेशन में समय लग रहा है, और कई लोगों का ये कहना है कि HAL द्वारा काफ़ी ज़्यादा समय वेस्ट किया जा रहा है। प्रॉमिस्ड टाइमलाइन अलग थी, लेकिन अभी तक एयरक्राफ्ट को डिलीवर नहीं किया गया। वहीं पर HAL द्वारा ये कहा जा रहा है कि GE इंजन डिलीवरी में समय लगा रहा है, इसलिए समय लग रहा है। पर सच्चाई यहाँ पर यह है कि जो इंजन में डिले है वो तो एक फैक्टर है ही, पर वही एक फैक्टर नहीं है। तो सेंसर इंटीग्रेशन में, वेपन इंटीग्रेशन में समय लग रहा है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसमें समय लगता है। गलती HAL की साइड से ये है कि वो एक ऑप्टिमिस्टिक टाइमलाइन कोट कर देते हैं, जबकि रिक्वायरमेंट है रियलिस्टिक टाइमलाइन देने की। तो इन सब चीज़ों में समय लगता है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि चीज़ें अब अपनी प्लेस में आती दिख रही हैं। मोस्ट लाइकली आने वाले कुछ महीनों में इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज स्टार्ट हो जाएंगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।